जय हिंद दोस्तों, मैं निकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबर भागलपुर से एग्री गाइडेंस की इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे AAG 322 यानी कि PCP सेकेंड के बारे में, जो कि 6th सेमेस्टर में कोर्स पढ़ना है। इसमें हम लोग देखेंगे कि इस एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। यह एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हो सके इसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग यह भी बात करेंगे कि वाइवा में भी किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग को वीडियो को अंत तक देखना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो आ सकता है वो है किंग ऑफ सीरियल्स, यानी कि सीरियल्स क्रॉप में किंग किसे कहा जाता है। और सेकेंड क्वेश्चन है क्वीन ऑफ सीरियल्स क्रॉप, ठीक है। जब हम बात कर किंग की, ठीक है, तो इसमें 3 मेनली क्रॉप आते हैं, धान, गेहूं और मक्का, ठीक है। जिसमें से धान कुछ नहीं है, गेहूं जो है राजा है और मक्का जो है वो रानी है, ठीक है। तो किंग हो जाएगा वीट, बहुत को इसमें राइस भी लिख देते हैं, और क्वीन हो जाएगा मेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि जब हम लोग गेहूं का टाइमली सोइंग करते हैं तो उसका टाइम क्या है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें सोइंग टाइम ऑफ इरिगेटेड टाइमली सोन wheat for better production, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर। फर्स्ट फोर्टनाइट का मतलब हुआ 1 से लेकर 14 नवंबर के बीच। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बात करते हैं कि जो है गेहूं में NPK हम लोग कितना डालते हैं, ठीक है। यानी कि वीट में जो है NPK कितना होता है, यह होता है 120, 60, 40 kg पर हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं के जर्मिनेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, यानी कि आइडियल टेम्परेचर फॉर वीट जर्मिनेशन। इसका हो जाएगा 20 से 25 डिग्री C। आगे हम बात करते हैं सीड रेट ऑफ वीट, ठीक है। तो इसमें है क्या कि 3 प्रकार का सीड रेट होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्मल सोइंग की, नॉर्मल या टाइमली सोइंग की, टाइमली सोइंग अगर हम समय पर बुआई करते हैं तो इसका सीड रेट होता है 100 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। अगर हम लेट सोइंग की बात करते हैं, लेट सोइंग, तो इसमें 25% सीड रेट बढ़ जाता है, यानी कि 125 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। वही अगर हम डिबलिंग प्रोसेस से करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग जो है डिबलिंग प्रोसेस से करते हैं तो इसमें होता है 25 से 30 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग एग्जाम में पूछा जाए तो अगर केवल आप लोग पहला भी लिख देते हैं तो काम चल जाएगा। अगर लिखना है तो तीनों भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम टाइमली सोइंग में यानी कि 100 kg पर हेक्टेयर आपको लिख एग्जाम में आना है। उसके बाद देखते हैं
क्वेश्चन नंबर से साइंटिफिक नेम ऑफ फिंगर मिलेट। फिंगर मिलेट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो इसका साइंटिफिक नेम होता है एल्यूसिना कोरेकेना। एल्यूसिने कोरेकेना। और जब भी हम कोई साइंटिफिक नेम या बोटानिकल नेम को लिखते तो उसको जो है एग्जाम में अंडरलाइन कर देते, नहीं तो यहाँ पर नंबर कट जाता है। उसके बाद इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कब मनाया गया? ठीक है, तो ये मनाया गया था 2023 में। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ वीट, गेहूं के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ईयर हेड क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सीड रेट ऑफ मेज। मेज का सीड रेट कितना होता है? तो 20 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, जब भी आप लोग का कल वाइवा का एग्जाम होगा उसमें धान, गेहूं, मक्का, इस तीनों का सीड रेट को आप लोग अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं सर। ठीक है, और साथ ही साथ हाइब्रिड वैरायटी और कंपोजिट वैरायटी में क्या अंतर होता है, अपलैंड लोलैंड में क्या अंतर होता है, उन सभी चीज़ों को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन कल के एग्जाम में रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि चिकपी कंटेंस प्रोटीन। चिकपी में कितना प्रोटीन होता है? इसमें होता है 21.1%। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, इंडिया में सबसे अधिक एरिया में किस पल्स क्रॉप की खेती होती है? वह चिकपी है। ठीक है, इसको भी आप लोग है क्या ध्यान रखें, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर हम इसको लिखते हैं मोस्ट कॉमनली एंड वाइडली कल्टिवेटेड पल्स क्रॉप इन इंडिया। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा चिकपी। ठीक है, चिकपी का जो भारत में सबसे अधिक एरिया में खेती होता है, किसमें? पल्स क्रॉप में। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है क्या कि गेहूं में ऐसा कौन सा प्रोटीन होता है जो कि रोटी बनाने के लिए आवश्यक होता है? उस प्रोटीन का नाम क्या है? ठीक है, व्हीट प्रोटीन इसेंशियल फॉर रोटी या ब्रेड मेकिंग। ठीक है, गेहूं में ऐसा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है जिस कारण से उसका रोटी या ब्रेड बनाते हैं? तो उसका नाम है ग्लूटेन प्रोटीन। ठीक है, कितना होता है वो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि कंपोजिट वैरायटी को क्या हम 1 साल तक ही ग्रो कर सकते हैं? मतलब कि अगर कोई हमारे पास कंपोजिट वैरायटी है, ठीक है, जब हम उसके सीड को एक बार फील्ड में ग्रो कर सकते हैं, तो क्या हम फिर से उसके सीड को अगले साल हम ग्रो कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा यस। ठीक है, यानी कि कंपोजिट वैरायटी का जो सीड होता है उसको हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, जबकि हाइब्रिड वैरायटी का जो सीड होता है उसको हम सिंगल टाइम यूज करते हैं। उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, हाइब्रिड वैरायटी का जो सीड होता है उसको 1 ईयर ग्रो करते हैं। ठीक है, और जो कंपोजिट वैरायटी का सीड होता है उसको हम जो मोर देन 1 ईयर ग्रो करवा सकते। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा,
क्योंकि इससे जो है और भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कुछ और क्वेश्चन के बारे में। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि आगे और कौन कौन से प्रश्न और भी आ सकते हैं आप लोग के एग्जाम में। तो अब हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का है, फास्फोरस हेल्प्स इन, ठीक है, फास्फोरस हेल्प्स इन डैश एंड डैश, ठीक है। फास्फोरस का जो है प्लांट में क्या यूज है, ठीक है। तो फास्फोरस का एक यूज होता है रूट के डेवलपमेंट में, रूट के डेवलपमेंट में एंड, और इसका उपयोग होता है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने में, एनर्जी ट्रांसफ़र। और फास्फोरस को जो की ऑफ लाइफ भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14। अगला क्वेश्चन है कि पल्स क्रॉप को जो है ना नाइट्रोजन जो है कितना चाहिए, तो ये चाहिए 20 kg पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मिलेट्स आर रिच इन, मिलेट्स आर रिच इन, इसमें हो जाए कैल्शियम एंड फास्फोरस, ठीक है। मिलेट्स हम तभी कोई भी क्रॉप को कहते हैं जब उसमें कैल्शियम और फास्फोरस की अधिक मात्रा पाई जाती है, ठीक है। ये इसके जो है सबसे विशेष इसमें गुण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मिलेट्स आर कॉमनली नोन एज, मिलेट्स आर कॉमनली known as climate smart crop, climate smart crop ड्यू टू, इसका मतलब हुआ कि मिलेट को हम लोग जो है क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका कारण है क्योंकि उसमें जो है ड्यू टू इट्स हैव ड्राउट टॉलरेंट कैपेसिटी, क्योंकि इसमें जो है ना सूखा सहन करने की क्षमता होती है। इस कारण से मिलेट को हम लोग जो है क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एक क्वेश्चन है क्या कि जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या कि सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा जो है वो सोयाबीन में पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन था सोयाबीन के बाद किस क्रॉप में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो सोयाबीन में जो है अगर हम बात करें किसका, प्रोटीन कंटेंट का, प्रोटीन परसेंटेज का, तो ये सोयाबीन में होता है 42%, ठीक है। उसके बाद लिनसीड मतलब होता है तीसी, ठीक। इसका साइंटिफिक नेम होता है लाइनम यूसीटेटिसिमम, इसमें होता है 36%। उसके बाद ग्राउंड नट में होता है 26%, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन था कि सोयाबीन के बाद किस क्रॉप में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिनसीड। इसको एक बार आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है ईपीजीएल जर्मिनेशन। ईपीजीएल जर्मिनेशन किस में पाया जाता है, ईपीजीएल जर्मिनेशन अकर्स इन, ठीक है। ईपीजीएल जर्मिनेशन जो किस में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा सनफ्लावर और कैस्टर। इस दोनों को आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि सही लिखा हुआ है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 19,
अगला क्वेश्चन है कि सल्फर का डिफिशियंसी किस पत्ता पर शो होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यंग लीफ। ठीक है, सल्फर का जब प्लांट में सल्फर की कमी होती है तो उसका सिम्टम जो उसका लक्षण जो सबसे पहले किस पत्ता पर दिखाई पड़ता है, यंग लीफ या उसी को बोलते हैं न्यू लीफ। ठीक है, बात दोनों बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में जो है गेहूं में जो है ब्रॉड लीफ वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, हर्बिसाइड का जो हम उपयोग करते हैं कितने दिन के बाद करते हैं, तो ये हो जाएगा 30 से 35 DAS। DAS का मतलब है डे आफ्टर सोइंग। बुआई के 30 से 35 दिन के बाद गेहूं में ब्रॉड लीफ वीड को कंट्रोल करने के लिए हम हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 21 कि मोस्ट क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज इन मेज। मेज में अगर हमें इरिगेशन यानी कि पानी देना है तो हम किस किस स्टेज पर देंगे, तो इसमें 2 स्टेज होता है। ठीक है, फर्स्ट होता है टेस्लिंग, टेस्लिंग स्टेज, ठीक है, और सेकेंड होता है सिल्किंग, सेकेंड होता है सिल्किंग स्टेज। अगर मेज में अगर हमें पानी पटाना है तो हम टेस्लिंग और सिल्किंग स्टेज पर हम जो है पानी देने का काम करते हैं, इरिगेशन देने का काम करते हैं। उसके बाद था चिकपी। चिकपी का जो है ओरिजिन प्लेस क्या है, इसका है SWA यानी कि साउथ वेस्ट एशिया। साउथ वेस्ट एशिया, ठीक है। फ्लेरिस माइनर का जो है फैमिली क्या है, फ्लेरिस माइनर का फैमिली क्या है, तो इसका फैमिली है पोएसी या ग्रेमिनी। क्वेश्चन नंबर 24 सबौर से जो है चिकपी का कौन कौन सा वेराइटी रिलीज हुआ है, चिकपी का कौन कौन सा वेराइटी रिलीज हुआ है, तो एक है सबौर चना 1, ठीक है, सबौर चना 2, सबौर चना 1 और सबौर चना 2 जो है सबौर से निकाला हुआ वेराइटी, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि 25 नंबर अगर मेज में नाइट्रोजन का अगर डिफिशियंसी हो जाए, यानी कि अगर मक्का के प्लांट में नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो उसको हम लोग जो किस प्रकार से सही करते हैं, वहाँ पर हम लोग उपयोग करते हैं 0.5% यूरिया फॉर ट्वाइस एट 10 डेज इंटरवल, ठीक है, मतलब कि 0.5% यूरिया का हम लोग स्प्रे करते हैं कहाँ, पत्ता पर, फोलियर स्प्रे, ठीक है, 2 बार करते हैं 10 दिन के अंतराल पर। इस प्रकार से जो है क्या कि आप लोग के कल के एग्जाम में हो सकते हैं क्या कि इनमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। और जब भी आप एग्ज़ाम दे के आते हैं तो कम से कम आपका एग्ज़ाम किस प्रकार गया फीडबैक दीजिए, अच्छा गया, खराब गया, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बना, और कौन कौन से क्वेश्चन हम नहीं बता पाए उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट भी कर दीजिए, ताकि जो आपके बाद जो जूनियर आएंगे उनको इस वीडियो से भी हेल्प हो जाएगा, साथ ही साथ आपके जो कमेंट में आप लोग जो बताइएगा उससे भी उनको हेल्प हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।